Good evening everybody and welcome to Creatrix channel my dear friends. We are live with another lecture of power system. तो बच्चों आज क्या पढ़ने वाले हैं? आप लोग नाम देख पा रहे हो, अंडरग्राउंड केबल 2 यानी अंडरग्राउंड केबल का बेटा सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये अंडरग्राउंड केबल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर विच कल हम लोग देखेंगे ओवरहेड इंसुलेटर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कल का लेक्चर जो प्रीमियर हुआ था वो आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। मैंने काफी कोशिश की थी पिछले लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा ग्राफिकल रखने की कि यार आप लोग चीजों को ना विजुअलाइज कर पाओ, क्योंकि अगर आपने विजुअलाइज कर ली ना चीजें तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए और आपको उतना ही ज्यादा मजा भी आएगा क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीजों को देख पाओगे। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर ज्यादा मैथमेटिकल होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो भी न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स होते हैं यूजी केबल को लेके। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बस आपको एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट बताया था, दैट वाज इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो बच्चों सबसे पहले सेशन को लाइक कर देना अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए और बेटा एक बार शेयर जरूर करना, क्योंकि जैसा आप लोग भी देख रहे हो, जैसा मैं भी देख रहा हूं, अटेंडेंस गिरती जा रही है एंड दैट इज नॉट अ हेल्दी साइन टू कंटिन्यू दिस कोर्स, है ना। आप लोग बात कर रहे हो, अभी कोई लड़का लिख रहा था कि 2 घंटे की क्लास लगवा लेंगे। बेटा 2 घंटे की छोड़ो, यहां 1 घंटे की लेना मुश्किल हो रहा है तुम लोगों की अटेंडेंस देख करके, ठीक है। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 and I have also taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. बट बच्चों ये सब जो क्रेडेंशियल होते हैं ना, ये सब अपनी जगह होते हैं। मैटर ये करता है ना बेटा, ये जो रेवोल्यूशन हम लोगों ने खड़ा कर दिया है गेट और ESE के फील्ड में। सर क्या रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है बेटा? फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आपका कंप्लीट सिलेबस कराया गया यूट्यूब पे आपको एक एक टॉपिक, थ्योरी, क्वेश्चन, हर वो चीज कराई गई है जो कि रैंक लाने के लिए रिक्वायर्ड होती है एंड दैट इज द रेवोल्यूशन। और बेटा आपने देखा होगा कल से एक नई सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, गेट 2021 डेली चैलेंज, है ना। तो वो भी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगातार बेटा इनोवेट कर रहे हैं आपकी तैयारी के लिए और उस रेवोल्यूशन के लिए ही। जैसे आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, अभी मैं कूर्ग गया था 2 दिन के लिए और मैं आज ही लौटा हूं। तो बेटा इतने टायर्ड होने के बाद, आज लौटने के बाद भी दिन भर सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेटा आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये इतना पैशन, इतनी एनर्जी आती कैसे है? इतना पैशन, इतनी एनर्जी आती कैसे? क्योंकि मुझे पता है जो मेरे बच्चे हैं ना, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लोग भी एक रैंक लाना चाहते हैं, ये लोग के भी सपने पूरा करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द रिसोर्सेज। तो बेटा जब मैं ऐसे बच्चों के अक्रॉस आता हूं ना, जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूं तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि यार इन बच्चों के लिए कुछ करना है। अगर इन बच्चों के लिए लाइफ में कुछ नहीं किया देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन एट हार्ट, आई एम नॉट अ गुड टीचर। तो मैं एक अच्छा टीचर तब हूं जब मैं हर बच्चे को साथ लेके चलूं, चाहे वो बच्चा यूट्यूब पे हो, चाहे वो बच्चा अनअकैडमी पे हो, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। और सबको साथ लेके चलने के लिए बेटा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए प्रेजेंट है, दैट इज द क्रिएट्रिक्स चैनल। अब देखो यार, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं और आप मेरी और क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो बिल्कुल इस लिंक पे जाना, tinyurl.com/ankitese। यहां आपको मेरी जितनी भी आज तक स्पेशल क्लास लगी हैं और जो आगे लगने वाली हैं बेटा, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, सारी बेस्ट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे एंड यू विल लर्न अ लॉट। और अभी मैं नई सीरीज प्लान कर रहा हूं जिसका कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों से आइडिया भी ले रहा था, तो उसको भी मैं जल्दी ही अनाउंस करूंगा आज या कल के अंदर कि हम लोग कौन सी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल क्लासेस में। इसके अलावा बेटा देखो, इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक आपको इस चैनल पे मिलेगी, सबसे पहली वीडियो बुक। इसमें आपको मिलेंगे जितने भी लेक्चर इस चैनल पे लगे हैं, जितने भी लेक्चर इस चैनल पे लगे हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, और बेटा सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलने वाली है इस चैनल की इस लिंक पे bit.ly/gatelive। तो बेटा ये आपके लिए ना एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया का काम करेगा आपकी गेट और ESE की तैयारी में।
और यहां से पढ़ के आप टॉप रैंक निकाल सकते हो। तो आपको ना किसी किताब की जरूरत है, ना किसी स्टडी मटेरियल की, ना ही और कोई रिसोर्स की जरूरत है बेटा। बस एक यूआरएल याद रहना चाहिए। जब मन करे पढ़ने का, मोबाइल में टाइप किया, यूआरएल पे गए, लेक्चर खोला और देख डाला। अब बात करते हैं प्लस की। अब बात करते हैं बेटा प्लस की, कि प्लस पे क्यों आना चाहिए, किसी भी बच्चे को अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। यार देखो, अनअकैडमी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज मोर ऑफ अ फीलिंग है। क्योंकि बेटा अनअकैडमी एक ऐसी कंपनी है ना जिसने स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में सबसे ज्यादा सोचा है। ठीक है, क्या होता है यार, देखो पढ़ाई करने और पढ़ाई करवाने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, दैट इज अ स्टूडेंट, दैट इज अ टीचर। और बाकी सब लोगों के बारे में सोचते हैं सिवाय इन दो लोगों के। तो हम लोग टीचर्स को भी एम्पावर करते हैं, स्टूडेंट्स को भी एम्पावर करते हैं। दैट इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट अनअकैडमी। इट इज नॉट लाइक एनी अदर अकेडमी। अनअकैडमी ने ना बेटा एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब आप चूज कर सकते हो कि इंडिया के किस टॉप एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हो, किसकी क्लास अटेंड करना चाहते हो, कौन सा बैच पढ़ना चाहते हो। बेटा ये आपके हाथ में है, ये हम डिसाइड आपको नहीं करके देते, हम आपको पूरा एक्सेस देते हैं सभी कोर्सेज का, सभी एजुकेटर्स का। तो जिससे आप पढ़ना चाहो, जिसके साथ आप तैयारी करना चाहो, ये सब आपको एम्पावर किया जाता है, एंड एट मच लेस प्राइस एज कंपेयर टू एनी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट दैट यू सी। ऑफलाइन में बेटा जितना प्राइस है ना, उससे बहुत कम प्राइस पे, उससे बहुत बेहतर टीचर आपको एक जगह लाके देते हैं अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस सभी टॉप एजुकेटर्स की, उनके डेली प्रैक्टिस पेपर, उनकी वीकली क्विजेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बेटा सबसे बड़ी बात जो कहीं कोई नहीं करता, दैट इज डाउट क्लियरिंग। क्योंकि बेटा जो टॉपर्स होते हैं ना, अक्सर जो टॉपर्स होते हैं उनके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, और अगर आप चाहते हो ना एक टॉपर बनना, तो यू नीड आंसर टू ऑल योर क्वेरीज, और आपके सारे क्वेरीज टॉप एजुकेटर आंसर करते हैं व्हेन यू कम टू प्लस। बेटा यहां हर चौथी क्लास डेडिकेटेड डाउट सेशन होती है, जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स लिए जाते हैं। और बेटा जब हर फोर्थ सेशन ऐसा हो रहा है और हर रेगुलर सेशन में, लाइव सेशन में आपके डाउट्स लिए जा रहे हैं, तो इससे बेहतर लर्निंग हो ही नहीं सकती। और यहां से रैंक लाना आपके लिए उतना ही इजी हो जाता है एज कंपेयर टू यूट्यूब। तो इसीलिए प्लस पे आना बहुत कंपलसरी है, अनिवार्य है। और बेटा देखो, मेरा जो है परसों से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे साथ हिंदी में पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, गेट और ईएससी के लिए, तो प्लस पे आ जाओ। और बेटा आइकॉनिक इसका बड़ा भाई है। कैसे? ये कहता है प्लस के सारे बेनिफिट तो दूंगा, साथ में तुम्हारे साथ एक पर्सनल कोच लगा दूंगा जो दिन रात सिर्फ तुमसे मेहनत कराएगा, तुम्हें तैयारी में पीछे नहीं रहने देगा। साथ साथ ये बनवाएगा आपका स्टडी प्लानर, आपके हर टेस्ट का पर्सनलाइज एनालिसिस आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताई जाएगी और अकॉर्डिंगली आप इंप्रूव कर सकते हो। स्टडी मटेरियल बेटा आपको देगा, नोट्स और क्वेश्चन बैंक देगा आपको, और बेटा आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन लगाएगा एवरी 2 वीक्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी। लेकिन बेटा आज के टाइम में अनअकैडमी ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है, जो भी एवरेज स्टूडेंट है या जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीक है, वो भी कोचिंग से, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ तैयारी कर सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं यार, जब मैंने गेट के बारे में सोचा था, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी यार, कि गेट की तैयारी करने के लिए कोचिंग कैसे जाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरे पास उतना अमाउंट था, और मेरा हॉस्टल भी सिटी से काफी दूर था। तो मैं तैयारी के लिए ना तो ट्रैवल कर सकता था, ना मैं वो अमाउंट पे कर सकता था। लेकिन अब जब इतने कम अमाउंट में और घर बैठे आपको सारे टॉप एजुकेटर मिल रहे हैं, और वो भी यार ऐसे ऐसे पेमेंट मेथड है कि आप ईएमआई में भी पे कर सकते हो, तो मतलब व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। तो ये हमारे जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं उनको एम्पावर किया अनअकैडमी ने। अगर बेटा आप भी आना चाहते हो ना, तो कुछ मत करना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो मत लो, वहां पे आपको फ्री क्लासेस काफी मिलेंगी। और अगर लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो मेरा कोड यूज कर लेना, अंकित ESE, क्योंकि ये कोड यूज करके यू आर सपोर्टिंग मी, और इस कोड का यूज करके आपको मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट, साथ साथ मेरी गाइडेंस में आप तैयारी कर पाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया है। मैंने बात की थी अंडरग्राउंड केबल्स क्या होती हैं,
फिर मैंने आपसे बात की थी उनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, फिर मैंने आपसे बात की थी उसकी कंस्ट्रक्शन की, सारी लेयर मैंने आपको बताई थी, कंडक्टर, इंसुलेटर, देन इसके बाद क्या होता है, शीथ, देन बेडिंग, देन सर्विंग, देन आर्मरिंग, देन सर्विंग। ठीक है, फिर हमने देखा था यूजी केबल और ओवरहेड लाइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बेटा बहुत विजुअल तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, आपको मैंने प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बहुत विजुअल तरीके से समझाया था कि कैसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बनता है। मुझे बताओ वो समझ आया था कि नहीं आया था, आपको समझ आया था कि नहीं आया था, बताओ। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस का बेटा हमने फॉर्मूला देखा था कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे डिराइव करते हैं। तो यार मैंने आपको यह भी बताया था यूजी केबल के अंदर इंडक्टेंस बहुत छोटी होती है, मेन आपको मैटर करती है कैपेसिटेंस। तो आज इसीलिए हमारा लेक्चर ज्यादा फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस की तरफ, क्योंकि हमें यह समझ में आ गया है कि सर कैपेसिटेंस मैटर्स मोर व्हेन इट कम्स टू यूजी केबल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड केबल में कैसे वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्रणय मेरे भाई मैं दे दूंगा पीडीएफ, रुक जाओ, अब ये लेक्चर देख लो, यहां पे मशीन का पीडीएफ खोल के पढ़ोगी क्या लेक्चर के बीच में? बेटा पावर सिस्टम में पावर सिस्टम ही ना कवर करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप एक बात समझो, केबल के अंदर जो कंडक्टर है वो क्या है, सिंपल एक वायर है, वो एक लाइन चार्ज है। तो बेटा अगर एक लाइन चार्ज होता है, देखो ये जो मेरी केबल है ना, ये बेटा कुछ भी नहीं है, दिस इज अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की डेंसिटी मैंने कह दिया सर रो एल। अब इसके बाहर बेटा क्या है, इसके बाहर है आपका इंसुलेशन, है ना, ये बात मानते हो, मैंने आपको दिखाया भी था ना, इसके बाहर है आपका इंसुलेशन। और बेटा इसके बाहर क्या है, पहले मैं यहां पे इंसुलेशन लिख देता हूं, इसके बाहर है शीथ, यहां पे है शीथ। ठीक है, अब बेटा देखो ये जो वायर है ये मेटल की बनी है या ये कंडक्टर है, बेसिकली दिस इज अ कंडक्टर, शीथ इज ऑल्सो अ कंडक्टर, और बीच में है इंसुलेटर। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। तो यानी कि वो वायर के अंदर भी जीरो होगी और बाहर की शीट के अंदर भी बेटा जीरो आएगी। वायर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और बेटा शीट के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो इंसुलेशन के अंदर, इंसुलेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन जीरो। ठीक है, तो हमें इंसुलेशन के अंदर ही निकालनी है। अब बेटा लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डिराइव करते हो, क्या होता है, इट इज रो एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन एक्स। अब ये एक्स क्या होता है, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज। और बेटा ये जो x है ना, ये वेरी करता है r से लेके कैपिटल R तक। ये R और कैपिटल R क्या है, अगर आपको लास्ट लेक्चर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाला फंडा याद है तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस सेक्शनल व्यू बेटा ऐसा होता है कि अंदर ये कोर होता है और यहां पे ये आपका बाहर आउटर रेडियस हो जाता है, जिसके अंदर आपने एक डिस्टेंस लिया है भाई x, समझ गए, ये है x जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। लेकिन यार मुझे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आई वॉन्ट टू डिराइव इट इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज। मैं सिर्फ लाइन चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना चाहता। आप कहोगे सर ये रो एल क्या है, मैं ये भी बता देता हूं बेटा, दिस इज द लाइन चार्ज डेंसिटी
लाइन चार्ज डेंसिटी विच विल बी इन कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर में है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी की बात है यहां पे। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रोएल में ना निकालते हुए मैं चाहता हूं वोल्टेज की टर्म्स में निकालना। अब आप कहोगे सर वोल्टेज की टर्म्स में कैसे निकालें? यार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ चुकी है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाल दो आप, वोल्टेज निकाल दो। कैसे? देखो यहां पे मान लो इसका वोल्टेज है VPH और इधर शीट को ग्राउंड मान लो तो इसका वोल्टेज है ग्राउंड। तो मैं कहता हूं एट x इक्वल टू R वोल्टेज क्या है VPH और x इक्वल टू कैपिटल R 0। तो dV क्या होता है -EDX। देखते जाना वोल्टेज की टर्म्स में कैसे निकालेंगे। और ये जो एप्सिलन है ना ये आपकी बेटा परमिटिविटी है, यानी एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। आप कहोगे सर एप्सिलन आर कहां से आ गया? ये जो इंसुलेटर है इसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 के अलावा कुछ और होगा, ये एयर नहीं है। अब देखो यार, अब ना हमें इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको पता है ऊपर वैल्यू क्यों लिख के दिए, ताकि मैं इंटीग्रेशन की लिमिट समझा पाऊं। अगर यहां आर रख रहे हो तो यहां रखोगे VPH, यहां कैपिटल आर रख रहे हो तो यहां रखोगे 0। समझ आया? क्योंकि वोल्टेज ऐसी है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? 0 माइनस VPH माइनस VPH माइनस रो L/2 पाई एप्सिलन लॉग 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है log r माइनस r। देखो बेटा थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, log ऑफ कैपिटल R बाय माइनस log ऑफ स्मॉल r। log a माइनस log b को मैंने लिख दिया log a बाय b। इतना काम मैंने डायरेक्ट किया है। अब माइनस अगर दोनों तरफ से काट दो मेरे भाई, समझ में आया लिमिट्स कैसे डाली है इंटीग्रेशन में? अब मैंने आपको ये बताया था मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड रो L में नहीं चाहिए, तो बेटा यहां से ना आप एक काम कर सकते हो, आप ना यहां से रो L निकाल लो। तो ये हो गया 2 पाई एप्सिलन VPH। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई अगर यहां पे डाल दोगे? 2 पाई एप्सिलन से 2 पाई एप्सिलन कट गया। समझ गए? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के ना दो फॉर्मूले आ गए, एक तो यही और एक आ गया तुम्हारा वोल्टेज की टर्म्स में। तो इफेक्टिवली बेटा मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो VPH की टर्म्स में और एक रो L की टर्म्स में। दोनों में ही अगर आप ध्यान दोगे नीचे x आ रहा है, नीचे x आ रहा है, यानी बेटा x बढ़ने के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। x बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मैंने यही वेरिएशन आपको बोला था, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो R के अंदर, छोटे वाले R के अंदर तो कंडक्टर है, छोटे वाला R तक तो आपका कंडक्टर है ना जो वायर है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। वायर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी 0। ठीक है, कैपिटल R के बाद भी शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी 0। जहां जहां बेटा मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आनी है। अब सर R से R के बीच क्या होगा? R से R के बीच बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगी। देखो कैसे, इस टाइप से ये होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होगा मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मैक्सिमम कितना है भाई? ये स्मॉल r पे है ना, तो आप इसको कह सकते हो VPH बाय स्मॉल r।
और मिनिमम कितना होगा, VPH बाय कैपिटल R। ठीक है, ये होगा ना। तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहोगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, मतलब इतनी मेहनत क्यों करें, क्या भला होने वाला है। तो देखो यार क्या होता है, जो भी आप इंसुलेटर लगाओगे, आप ये चाहोगे वो इंसुलेटर कभी ब्रेक डाउन ना हो। सही बात है, इंसुलेटर जो भी लगाए इट शुड नॉट ब्रेक डाउन। तो बेटा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगी, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपके Emax से ज्यादा होनी चाहिए। Emax से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लेके चलोगे तभी ये मेक श्योर कर पाओगे दैट इंसुलेटर डज नॉट ब्रेक डाउन। तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी मदद करती है इंसुलेशन डिजाइन करने में। क्या मदद करती है बेटा, इंसुलेशन डिजाइन करने में, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। दूसरी बात आप ये समझ गए होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आती है, स्मॉल आर पे। स्मॉल आर का मतलब कंडक्टर के सरफेस पे। स्मॉल आर का मतलब क्या है, कंडक्टर के सरफेस पे। तो नाउ यू कैन से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर्स एट द कंडक्टर सरफेस। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है या नहीं, जल्दी से बता दो मेरे भाई, यहां तक सबको क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर है तो मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप आ रहा है, इज इट डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। क्या ये शेप अच्छा है या बुरा है, क्या ये शेप अच्छा है या बुरा है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो वेरिएशन आ रहा है ये हम चाहते हैं या ये हम नहीं चाहते हैं, ये हमें बढ़िया लग रहा है कि बेकार लग रहा है। शाहनवाज कह रहे हैं अनडिजायरेबल। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग मुझे लग रहा है लेट जुड़े हैं तो लेक्चर में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। विशेष भी कह रहे हैं अनडिजायरेबल, रूही भी कह रही है अनडिजायरेबल। तो मेरे को कोई बच्चा ये बताएगा रीजन क्या है, रीजन क्या है। शाहनवाज कह रहे हैं ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी। देखो बच्चों ऐसे समझो, ऐसे समझो, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। अब मैंने क्या बोला, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड Emax है। आपका जो डाइलेक्ट्रिक आएगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी उसकी कैपेसिटी Emax से ज्यादा होनी चाहिए। सही बात है ना, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ Emax से बेटा ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी वांट, है ना। ऐसा समझो जैसे मान लो मुझे पता है मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है 100 किलोमीटर, तो मैं ऐसी गाड़ी या ऐसी बाइक खरीदूंगा जो 120-125 किलोमीटर तक गर्म ना हो, ताकि 100 किलोमीटर आराम से ट्रेवल कर जाऊं। समझ रहे हो ना, 100 किलोमीटर अगर जाना है तो ऐसी बाइक खरीदो जो 125 किलोमीटर तक गर्म नहीं होती। ठीक है, इससे क्या होगा, 100 किलोमीटर तो आराम से कर जाओगे। लेकिन बेटा आगे जाके दिक्कत क्या हुई, पहले दिन तो तुम चले गए 100 किलोमीटर, बढ़िया बाइक में मजा आ गया। अगले दिन से तुमने जाना शुरू कर दिया 25 किलोमीटर, कभी 30। अरे तो भैया 125 किलोमीटर वाली बाइक में जो पैसा फूका था वो तो वेस्ट हो गया, तुमने यूज ही नहीं किया, तुमने उतने किलोमीटर का यूज ही नहीं किया। नहीं तो चलो एक और एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रिकल का। अब मान लो मैंने घर के अंदर मीटर लगवा लिया 5 किलोवाट का कि यार एसी लगवाएंगे, बढ़िया लाइट लगवाएंगे, बढ़िया पंखा लगाएंगे, सब होगा। 5 किलोवाट का एसी 5 किलोवाट का मीटर लगवा लिया, जिससे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल में एडिशनल कॉस्ट आने लग गई, क्योंकि मीटर बड़ा है तो उसका खर्चा ज्यादा होगा। अब पहले दिन तो चला लिया 5 किलोवाट पूरा, लेकिन अगले दिन से मैं 1 किलोवाट चला रहा हूं। अब तो वो जो मैं पैसा पे कर रहा हूं मीटर का वो तो वेस्ट हो रहा है ना, मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं। और आप लोगों की लाइफ में ऐसा एग्जांपल बताता हूं, आप लोग क्या करते हो ना, चारों तरफ से स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ बढ़िया तरीके से इकट्ठा करते हो, यूज कुछ नहीं करते हो। तो उसकी जेरोक्स में, प्रिंटिंग में जो भी पैसा लगा, ठीक है, तो बेटा वो पैसा हो गया वेस्ट। सेम चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने Emax से ज्यादा का डाइलेक्ट्रिक खरीद तो लिया, लेकिन आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम थी, तो डाइलेक्ट्रिक की कैपेबिलिटी वेस्ट हो गई। इसीलिए हम ये कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल अनडिजायरेबल है। समझ में आई बात? इसको आप अनडिजायरेबल बोलोगे
आपके लिए डिजायरेबल बेटा क्या होता, इस टाइप का, इस टाइप का प्रोफाइल आपके लिए डिजायरेबल होता कि ये फ्लैट आ जाता। समझ में आई मेरी कहानी? क्यों भाई, कहानी समझ में आ गई? और बेटा आपके टाइम पे ना, जब मैं भी तैयारी कर रहा था, मैंने भी यही किया था। मैंने जो है ना बढ़िया कोचिंग के बढ़िया सा स्टडी मटेरियल मंगवा लिया, ठीक है, पढ़ा उसे एक भी दिन नहीं। उसकी प्रिंटिंग ऐसी थी मतलब कि यार उसको देख करके ना कभी इच्छा नहीं हुई दोबारा से उसे खोलने की। पहले दिन पेटी भर के किताबें आ गई, मतलब 25-30 किताबें आ गई पहले दिन, और बड़ी खुशी हुई यार, किताबें एकदम नई वाली महक आ रही है, नया नया कवर है, नई प्रिंटिंग है, कि हे भगवान मेरे पास कितना कंटेंट हो गया, अब तो मजा आ जाएगा, अब तो मैं एग्जाम में बिल्कुल आग लगा दूंगा, फोड़ दूंगा, ऐसा मैंने सोच लिया। अब किताबें खोली, छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, काला सा पेज है उसका, छोटे छोटे फॉन्ट में सारा कुछ छपा हुआ है। अब वो एक बार देख लिया, अच्छा फिर मैंने देखा कौन कौन से टाइटल हैं। अच्छा भैया नेटवर्क की 3 किताब हैं, एक ईएसई ऑब्जेक्टिव, एक ईएसई मेंस, एक थ्योरी किताब। अच्छा भाई, तो फिर ये हो गया। अरे भाई एक तो पीएसयू के क्वेश्चन की भी किताब है, एक तो आपकी ईएसई की भी प्रीवियस ईयर है, गेट की भी प्रीवियस ईयर है। मैं बड़ा खुश, एकदम खिलखिला उठा यार, इतनी सारी किताबें आ गई, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ। सेम चीज यहां पे है, सेम चीज यहां पे। आपने डाइलेक्ट्रिक महंगा ले लिया ईमैक्स से ज्यादा वाला, लेकिन बेटा उसका यूज नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बहुत ही कम हो गई। तो ऐसा करना नहीं चाहिए लाइफ में यार। चंद्र प्रकाश मेरे भाई, दुख तो होता है अगर यूज ना करो, लेकिन क्या होता है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक नई किताब की महक और एक नई किताब का नशा अलग ही होता है। उसको भले ही हम आगे यूज ना करें, मतलब मैं तो आपको सही बताऊं, मुझे उसकी ना खुशबू बहुत पसंद आती है यार। कभी भी नई किताब के पन्ने पलट के ना एक बार महक के देखो, इतनी एक्साइटमेंट होती है, 3-4 दिन तो बढ़िया चलती है एक्साइटमेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना कंटेंट रिवाइज करना था, मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नए नोट्स बनाने थे ताकि मैं और डिटेल में आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊं। अब मैंने मार्केट में अवेलेबल सारी किताबें खरीद डाली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, कम से कम 10 किताबें, हर ऑथर मंगवा डाला, ठीक है। अब भाई अच्छा भी लग रहा है, ऐसे इतना बड़ा बंडल खड़ा हो गया सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि अब पढ़ाएंगे भैया, अब होगा कुछ मजे वाली बात। और मुझे ना 1 महीना लग गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाली यूनिट एक बार रीड करने में। और जिन लोगों ने मेरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट देखी होगी ना, उन्हें इतना समझ आ गया होगा यार कि इंडिया में आपको इससे डिटेल में पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कोई ना पढ़ाता है, ना कोई पढ़ाने वाला है। उतना डिटेल में मैंने आपको पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कवर कराया था। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, देखो यार, कि मुझ पे नॉलेज मेरे अंदर कहीं और से आती है, मैं भी किताबों से ही पढ़ता हूं, मैं भी नेट से देखता हूं 4 चीजें, लेकिन बस फर्क इतना हो जाता है कि उसमें ना मैं अपना दिमाग भी लगाता हूं। कुछ लाइनें किताब के अंदर ना डायरेक्टली लिख दी जाती हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो मान के चलता है अरे भाई बच्चा तो जीनियस है, समझ ही गया होगा। अब वो चीजें मैं डिकोड करके फिर आपको पूरा बेसिक से जड़ से समझाता हूं। तो दैट इज वेयर माई रोल कम्स इनटू द पिक्चर, कि मैं आपको पूरा डिटेल में फिर वो चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आप बुक से पढ़ोगे, आपको लगेगा या तो आप उस लाइन को फॉर ग्रांटेड ले लोगे कि चलो भाई ठीक है ऐसा होता ही होगा, या फिर आप सोचते रह जाओगे हुआ क्यों। राशिद मेरे भाई, एक डिजिटल बोर्ड खुद ऑर्डर करके देख लो, पावर फैक्टर वगैरह, मैं इसकी मैनुअल नहीं ढूंढ पाऊंगा कहां रखी है ना, वो चीज बड़ा मुश्किल है ढूंढना। चलो अब आगे चलते हैं। अब आती है बात मोस्ट इकोनॉमिक रेडियस की, मतलब कि कोर का ऐसा कितना रेडियस रखें, कोर का ऐसा कितना रेडियस रखें बेटा जिसमें कॉस्टिंग मिनिमम हो जाए। कोर के कितने रेडियस पे कॉस्ट मिनिमम आएगी। आप कहोगे सर कोर के रेडियस से कॉस्टिंग का क्या वास्ता। अब है बेटा, कैसे? आपने अभी बोला आप डाइलेक्ट्रिक वो वाला खरीदोगे जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम फील्ड से ज्यादा हो। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, आप डाइलेक्ट्रिक वो वाला खरीदोगे जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो। अब अगर ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला खरीदोगे ज्यादा खर्चा आएगा, कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला खरीदोगे कम खर्चा आएगा। तो अगर आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो खरीदोगे वो भी कम हो गया, वो भी कम हो गया, और उससे आपकी कॉस्टिंग भी कम हो गई। ध्यान से समझना, अगर मैंने जो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस जाना था, अगर मुझे 100 किलोमीटर जाना था, उसी को मैंने 70 कर दिया,
तो अब मैं जो बाइक खरीदूंगा वो खरीदूंगा जो 80 किलोमीटर तक गर्म नहीं होती। 70 जाना है ना तो 80 वाली काम दे जाएगी। पहले 125 वाली खरीदी थी, अब 80 वाली खरीदूंगा। 80 वाली ऑब्वियसली सस्ती पड़ेगी ना। यही चीज मैं कह रहा हूं, अगर आप ये Emax को कम कर लो तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो भी कम और उससे आपकी कॉस्टिंग भी कम। तो मैंने यहीं पे लिखा, यही चीज लिखी है कि whenever इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज मिनिमम, यानी कि वी हैव टू मिनिमाइज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस ऑफ कंडक्टर पे है। आप ऐसा कह दो कि ये मिनिमम तब होगी जब बेटा इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए। अब आप इसको ना डिफरेंशिएट कर दो स्मॉल आर के रेस्पेक्ट। अब आप कहोगे सर कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, बाहर का रेडियस क्यों नहीं बदला? यार देखो, बाहर का जो वायर का रेडियस होता है ना वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। मोटी वायर होगी कम फ्लेक्सिबल होगा, पतला केबल होगा ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। तो बाहर का रेडियस कभी नहीं बदलते, बाहर का रेडियस सेम रखा जाता है। हम उसके अंदर लगी कंडक्टर जो है, उसके अंदर जो करंट कैरिंग पार्ट है उसका रेडियस बदल रहे हैं। अब देखो, पहला प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, ln r बाय r, फिर क्या होगा, फिर r बाय r का डेरिवेटिव स्मॉल r बाय कैपिटल R, फिर अंदर का डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ln r बाय r, देखो ये सब कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, जिसका मतलब r बाय r इक्वल टू e। यहां से आता है मोस्ट इकोनॉमिक रेडियस, कैसे, स्मॉल r इज कैपिटल R बाय e। इस पे ना डाइलेक्ट्रिक का खर्चा बच जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का बेटा खर्चा आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, सबको क्लियर हुआ? मोस्ट इकोनॉमिक रेडियस का क्या सिग्निफिकेंस है, मोस्ट इकोनॉमिक क्यों बोला गया और स्मॉल r के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट क्यों किया गया। बिल्कुल राज, सही बात है बेटा। इससे आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, इससे बेटा आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमाइज कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, जिसमें ln r बाय r न्यूमरेटर में आता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि लॉग की वैल्यू मिनिमम हो गई ना, 1 हो गई। ठीक है, चलो अब आते हैं ग्रेडिंग पे। अब मैंने आपको समस्या समझा दी यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लैट नहीं मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिली, डीकेइंग, जिस चक्कर में डाइलेक्ट्रिक में लगा पैसा मेरा डूब गया, डाइलेक्ट्रिक में लगा पैसा मेरा डूब गया। अब मैं ये चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए फ्लैट। ऐसा करने के लिए बेटा एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं और उसे कहते हैं ग्रेडिंग ऑफ केबल। तो ग्रेडिंग का क्या मतलब है, हम लोग हमेशा ये चाहते हैं that the electric field distribution should be flat and we use multiple dielectrics for that and such a process is called as grading। अब देखो आप क्या कहोगे, ideally electric field is constant। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मेरे भाई, ये क्या थी, रो एल बाय 2 पाई एप्सिलन एक्स, रो एल बाय 2 पाई एप्सिलन एक्स। अब बेटा अगर ये कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा एप्सिलन इंटू एक्स मस्ट बी कांस्टेंट, तो एप्सिलन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब इससे क्या समझ आया बेटा कि डिस्टेंस के साथ एप्सिलन बदलता चला जाए, डिस्टेंस के साथ एप्सिलन बदलता चला जाए, जैसे जैसे कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़े एप्सिलन घटे। अब बेटा परमिटिविटी किसी एक मटेरियल की कांस्टेंट होती है, ठीक है, परमिटिविटी वेरिएबल नहीं होती। यानी कि अगर बेटा आपको परमिटिविटी बदलनी है तो आपको पूरा का पूरा मटेरियल ही बदलना पड़ेगा। इफ यू वांट टू चेंज द परमिटिविटी यू हैव टू चेंज द मटेरियल, यू हैव टू चेंज द मटेरियल। अब बेटा अगर मटेरियल बदलना है
तो यहां पे इनफाइनाइट तरह के मटेरियल लगेंगे, क्योंकि हर एक्स के लिए अलग परमिटिविटी, अलग मटेरियल, यानी हर पॉइंट पे अलग डाइलेक्ट्रिक का यूज होगा। तो यहां से क्या समझे, यहां से बेटा क्या समझे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर रिक्वायर्ड। समझ में आई बात? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई सबको? तो बेटा दैट इज द प्रॉब्लम, यानी परफेक्टली कांस्टेंट तो बेटा नहीं बना पाएंगे। इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक तुम, मैं तो क्या, किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। ठीक है, कोई नहीं लगा सकता इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक। अब मैं कहूंगा चलो सर, एक तरफ आपने दिखाया एक डाइलेक्ट्रिक, दूसरा छोर है इनफाइनाइट। अरे तो सर एक और इनफाइनाइट के बीच का भी कोई नंबर ले लो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर ना 1 ले सकते ना इनफाइनाइट, तो क्यों ना 2 या 3 डाइलेक्ट्रिक लगा दें मेरे भाई, क्यों ना 2 या 3 डाइलेक्ट्रिक लगा दें। बिल्कुल लगा सकते हैं सर, मजा आ जाएगा। 2 या 3 डाइलेक्ट्रिक पेल दो, है ना। तो वही हम काम करने वाले हैं बेटा, वही हम काम करने वाले हैं। वी विल यूज मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेडिंग ऑफ केबल। वी विल कॉल इट एज ग्रेडिंग ऑफ केबल। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? ना तो 1 ना तो इंफिनिटी, बीच में कुछ लगाएंगे, यानी 2 या 3 डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे, जिसे हम बोलेंगे ग्रेडिंग। क्या बोलेंगे? ग्रेडिंग। अब पहला तरीका होता है ग्रेडिंग का कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम रखा जाए। सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? बेटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बाय ई मैक्स। अब मैंने देखो यहां पे फिगर में दिखाया बेटा 3 डाइलेक्ट्रिक दिखाए हैं। सर समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहे ढंग से, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो ये पहला डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर कंडक्टर है। ठीक है, फिर मेरा दूसरा डाइलेक्ट्रिक है बेटा, और फिर मेरा तीसरा डाइलेक्ट्रिक है। यहां पे तीसरा है, तो मैं ना पहला और तीसरा शेड कर दे रहा हूं, और समझ जाओ 2 शेडिंग के बीच में दूसरा है ना। समझ गए ना? अब 3 डाइलेक्ट्रिक है। अब ये तीनों डाइलेक्ट्रिक में ना अंदर और बाहर का रेडियस बेटा अभी भी हमने सेम रखा है। 1 लगाऊं या 3, अंदर का रेडियस स्मॉल आर, बाहर का रेडियस कैपिटल आर। ये नहीं बदल रहा हूं, ना वायर का रेडियस बदल रहा हूं, ना इंसुलेशन का रेडियस बदल रहा हूं, वो भी सेम है। तो यानी जहां पहले 1 डाइलेक्ट्रिक फंसाया था, अब वहां 3 डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं, वहां 3 डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं उतनी ही जगह में। यानी एक मोटा डाइलेक्ट्रिक लेने की जगह 3 पतले पतले डाइलेक्ट्रिक लगा दिए जाएं, तो उसे कहेंगे ग्रेडिंग। अब हमने क्या बोला? फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम रखना है भाई। अब मैं क्या कहता हूं कि यार एक चीज पे ध्यान देना, पहले डाइलेक्ट्रिक की मैक्सिमम फील्ड कहां पे होगी? पहले डाइलेक्ट्रिक है स्मॉल आर से R1 तक, स्मॉल आर से R1 तक। आपको पता है डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती है, तो मैं कहूंगा स्मॉल आर पे होगी सर मैक्सिमम। समझे मेरी कहानी? भैया आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, तो मैक्सिमम कहां पे लोगे? अंदर वाले रेडियस पे। ऐसे ही दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्मॉल R1 से R2 तक है, तो उसके लिए R1 पे ले लो। समझ गए? उसके लिए बेटा R1 पे ले लो, क्योंकि उसका इंटरनल रेडियस R1 है, वो R1 से R2 तक है, तो उसके लिए कहां ले लो? R1 पे। और तीसरे वाला R2 से लेके कैपिटल R तक है, R2 से कैपिटल R तक है, तो उसके लिए R2 पे ले लो। मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? यहां तक मेरे सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? ग्रेडिंग कंप्लीट कंडक्टर में होती है, ओनली कंडक्टर के एंड में। विशेष मेरे भाई, कंडक्टर के चारों तरफ इंसुलेटर लगता है। अब कंडक्टर के एंड में या कंप्लीट कंडक्टर का क्या मतलब है? कंडक्टर तो बेटा बस ये है ना, जो ब्लैक शेडेड है,
इसके चारों तरफ इंसुलेटर है, बट एक इंसुलेटर की जगह 3 इंसुलेटर लगाए हैं, यही तो किया है। अब यार फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम रखना है, तो मान लो आपका पहले डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है G1, G जो है ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, दूसरे का मान लो G2, तीसरे का मान लो बेटा G3, अब ना आप अगर कॉमन टर्म्स काट दोगे यार, तो ऐसा रिलेशन बन जाएगा। अब एक चीज आपको यहां से समझ आ रही है फिगर से कि R इज लेस देन R1 इज लेस देन R2। अगर R छोटा है तो उसके साथ जुड़ी टर्म बड़ी होगी, उसके साथ जुड़ी टर्म बड़ी होगी। ठीक है, ये बन गया ε1 G1 इक्वल टू इज ग्रेटर देन ε2 G2 इज ग्रेटर देन ε3 G3। यानी बेटा अंदर वाला डाइलेक्ट्रिक, ध्यान से सुन लेना, अंदर वाला डाइलेक्ट्रिक वो होगा जिसका परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जिसका एप्सिलॉन और G का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, वो सबसे अंदर रखा जाएगा, वो सबसे अंदर रखा जाएगा। एंड दैट इज हाउ ग्रेडिंग इज डन, दैट इज हाउ ग्रेडिंग इज डन। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ। तो ग्रेडिंग करने के लिए अंदर कौन सा डाइलेक्ट्रिक आएगा? विच हैज मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जैसे जैसे बाहर जाओगे ये प्रोडक्ट कम होता जाएगा। यानी मान लो मेरे पास 3 डाइलेक्ट्रिक पड़े हैं, तो मैं क्या करूं, उनका एप्सिलॉन और G का प्रोडक्ट ले लो, जिसका सबसे हाई आए उसे अंदर लगाओ और जिसका सबसे कम आए उसे बाहर लगाओ। समझ गए? तो जितने डाइलेक्ट्रिक आपके पास है उन्हें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। अगला आता है सेम वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस का यहां पे क्या मतलब है बेटा? वर्किंग स्ट्रेस का यहां पे मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो सबकी, दैट इज द सेम वर्किंग स्ट्रेस। इसका मतलब यह है, अब की बार आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि तीनों के अंदर Emax सेम रहे। डाइलेक्ट्रिक वही है, बट एक क्राइटेरिया यह भी होता है कि तीनों के अंदर Emax सेम रहे। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, ε1 R अब आप ये जानते हो कि R अगर छोटा है तो बेटा उसके साथ जुड़ी टर्म बड़ी होगी। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, अब आप क्या कहोगे कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप अंदर डाइलेक्ट्रिक वो लगाओगे, अंदर डाइलेक्ट्रिक वो लगाओगे जिसका रिलेटिव परमिटिविटी हाईएस्ट हो। पहले आपने बोला परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। इस वाले क्राइटेरिया में क्या निकल के आया, परमिटिविटी ही जिसकी मैक्सिमम है, जिसकी परमिटिविटी मैक्सिमम है वो अंदर और जिसकी परमिटिविटी मिनिमम है वो बाहर। अब देखो इस कारण से क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा हो जाता है ये मैं आपको दिखाता हूं। आई विल शो यू। आप कहोगे ना सर फायदा क्या हुआ, आपने देखो ना सबके लिए Emax सेम कर दिया, सबके लिए आपने Emax सेम कर दिया। अब ये R है, ये R1 R2 कैपिटल R ऐसे है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मेरे भाई, देखो ये गिरना शुरू हुई, जैसे ही R पे पहुंची नया डाइलेक्ट्रिक आ गया, फिर मैक्सिमम, फिर गिरना स्टार्ट हुई, फिर R2 पे पहुंची नया डाइलेक्ट्रिक आ गया, फिर मैक्सिमम, फिर गिरना स्टार्ट, और फिर R के बाद ये बेटा 0 रहेगी।
ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो वेरिएशन कम हो गया ना, फ्लक्चुएशन कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ऑसिलेट कर रही है। तो यही मैं चाहता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉन यूनिफॉर्मिटी है, जो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया मैक्सिमम मिनिमम में, वो कम हो जाए, वो मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस कम हो जाए। वैसा हमने कर दिखाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर से पहले भी जीरो होती है, कैपिटल आर के बाद भी जीरो होती है, दोनों जगह कंडक्टर है और बीच में वेरी करती है, बीच में फ्लक्चुएट करती है। अब यार बात आती है कैपेसिटेंस की कि सर कैपेसिटेंस कैसे निकालें। यार अभी देखो आपने क्या किया था, यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, या वोल्टेज निकाला था एक जगह। देखो ये आ गया था वोल्टेज, जो आया था आपका कितना आया था, यहां पे देखना ये वाला फॉर्मूला, वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ चार्ज, है ना। तो यही अगर मैं लिखूं यहां पे VPH, सिंगल कोर केबल, यार आपको दिख रही होगी, सिंगल कोर केबल बेटा आपको क्लियरली दिख रही होगी, जिसके अंदर एक ही कंडक्टर होता है उसे कहते हैं सिंगल कोर केबल। तो यार अब देखो इसके अंदर क्या करोगे, अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो आप ना इसको ρL/VPH कर दो। अब ये देखो यार ये क्या है, कूलाम पर मीटर बाय वोल्ट, तो ये बन गया फैरेड पर मीटर। यही तो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में इंडक्टेंस हेनरी पर मीटर में आती है, कैपेसिटेंस आती है फैरेड पर मीटर में, तो ये फैरेड पर मीटर में आएगा। अब ρL/VPH इज बेसिकली C, which is 2 pi epsilon over ln R/R। तो बेटा ये कैपेसिटेंस आपकी आती है सिंगल कोर केबल की, इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने इंसुलेशन रेजिस्टेंस का याद किया है ना, सेम वे में कैपेसिटेंस का भी करोगे। तो यार ये देखो, अब एक चीज आप सोच के देखो, यही फॉर्मूला बेटा आपका आया था ट्रांसमिशन लाइन में, बस वहां पे ln D/R था, यहां कैपिटल R/r है, इतना ही तो डिफरेंस है, बाकी तो फॉर्मूला सेम है। और यहां ये जो एप्सिलन है ना बेटा, ये है एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन R। एप्सिलन नॉट क्या है यार, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। आदित्य कह रहे हैं सर एनएलसी में सवाल आया था चार्जिंग रिएक्टेंस और लेंथ का क्या रिलेशन है। मेरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो XC होता है 1/ωc, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सिंपल है। चलो अब आ जाओ 3 कोर केबल पे। 3 कोर केबल बेटा मैंने यहां पे दिखाई है, जब एक केबल में से 3 कंडक्टर या 3 वायर निकलती हैं उसे कहते हैं 3 कोर केबल। तो कुछ देखो ऐसा अरेंजमेंट होता है जैसा यहां दिख रहा है ABC। अब यहां पे ना 2 तरह के कैपेसिटेंस बनते हैं, एक तो 2 कंडक्टर्स के बीच में, एक तो बेटा 2 कंडक्टर्स के बीच में, और दूसरा बनता है कंडक्टर और शीथ के बीच में। ऐसा क्यों, देखो यहां पे शीथ है ना, शीथ भी किससे बनी है, कंडक्टर से। आप ये जानते हो यार, जब कभी 2 कंडक्टर्स को एक डाइलेक्ट्रिक से सेपरेट कर देते हैं तो वहां पे बनता है कैपेसिटेंस। अब वो कंडक्टर 2 वायर भी हो सकती हैं या कंडक्टर और शीथ भी हो सकता है। जैसे देखो यार यहां पे जो कैपेसिटेंस बन रही है ना, वो कंडक्टर और शीथ के बीच में बन रही है एक्चुअल में। देखो ये आपका शीथ है और ये आपका कोर है, एक्चुअल में कैपेसिटेंस इसी के बीच में बनी है, ठीक है, ये वाली कोर और शीथ के बीच में, क्योंकि 2 मेटल या 2 कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में क्या आ गया, एक डाइलेक्ट्रिक। अब यहां पे 2 तरह के कंडक्टिंग मटेरियल हो गए, ये तो देखो दोनों कोर हो गए,
दो कोर भी तो दो कंडक्टर हैं, उनके बीच में भी कैपेसिटेंस, कोर और शीट भी कंडक्टर हैं, उनके बीच में भी कैपेसिटेंस। तो बेटा ये जो यहां पे दो कैपेसिटेंस होती हैं CS, ये होती है कोर टू शीट, कोर टू शीट, और CC ये होती है कोर टू कोर। तो बेटा जी आप ऐसे भी दिखा सकते हो इसे, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, शीट को एक न्यूट्रल पॉइंट दिखा दिया, तो दो तीनों कोर शीट से जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ CS, और तीनों कोर आपस में जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ CC। तीनों कोर शीट से जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ CS, और तीनों आपस में जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ CC। अब बेटा अगर ये बाहर वाले डेल्टा को तुमने स्टार बना दिया, ये बाहर जो CC वाला डेल्टा है इसको स्टार बनाया, तो ये 3CC बनेगा। ठीक है, अब ये नेटवर्क का लॉ है, अब इसमें मेरे से मत घुसना कि 3CC कैसे बना। Z/3 होता है और Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। Z 1/SC या 1/ωc होता है ना, तो जब Z 1/3 हो गया यानी कैपेसिटेंस 3 गुना हो गई, कैपेसिटेंस 3 गुना हो गई, तो बेटा ये बन गया 3CC। 3CC और CS आ गए पैरेलल में, इसीलिए किसी भी कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगी CPH, ये हो गई CS प्लस 3CC, CS प्लस 3CC। समझ आया CS और CC का मतलब? ये बताओ मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मीनिंग सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि CS क्या है और बेटा CC क्या है? CS है कंडक्टर और शीट के बीच का कैपेसिटेंस, और CC क्या है? कंडक्टर और कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस, कंडक्टर और कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस। इज दैट क्लियर? चलो अब क्वेश्चन ये आता है, यहां पे 3 कैपेसिटेंस निकालनी जरूरी है, CS, CC और CPH। अब ये कैसे निकालें? अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 कंडक्टर या 2 कोर कनेक्टेड टू शीट, ये ध्यान से समझना, 2 कोर कनेक्टेड टू शीट and capacitance measured between remaining core and sheet। यानी 2 कंडक्टर को बेटा शीट से जोड़ दिया और बाकी तीसरे कंडक्टर और शीट के बीच में आप कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। ये मान लो शीट है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, यहां पे CS है, CC, 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 ठीक है, ये कैपेसिटेंसेस हैं। अब मेरे भाई आपने क्या किया है, आपने देखो इस कोर को शीट से जोड़ा, इस कोर को शीट से जोड़ा, और बचा ये कोर और ये शीट, इसके बीच में कैपेसिटेंस निकाल दी C1। C1, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई ये C1 क्या है। अब यार ये देखो, जब ये 2 कोर आपने शीट से जोड़े तो ये CS और CS शॉर्ट हो गए। देखो ये वाला CS शॉर्ट हुआ ये लाल वाली वायर से, ये वाला CS शॉर्ट हुआ ये लाल वाली वायर से, और बेटा अगर ध्यान दोगे तो ये CC भी शॉर्ट हो गया। सर CC कैसे हो गया? बेटा देखो यहां से घुमा के देखना, यहां से ना आप दोनों वायर को घुमा के देखना, ऐसे देखो, इस रास्ते से जरा ध्यान दो, ये हो गया ना शॉर्ट। समझ आया? समझ आया? शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। भावेश कह रहे हैं अगर डीसी करंट होगा तो क्या कैपेसिटेंस होगा? बेटा डीसी करंट पे कैपेसिटर ओपन होता है ना, तो नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हुई। तो ये 3 कैपेसिटेंस शॉर्ट हो गए। अब मेरे पास बच क्या गया मॉडल, ध्यान देना, कुछ ऐसा, ये CS है, ये तीनों शीट से कनेक्ट हो गए।
आप कहोगे सर ये सीसी तो शीट से कनेक्टेड नहीं था। अरे मेरे भाई हो गया ना, ये लाल वाली वायर की वजह से, ये लाल वाली वायर की वजह से सीसी यहां से शीट में चला गया। अब आपको यहां पे चाहिए यार कैपेसिटेंस। अगर ध्यान से देखोगे तीनों कैपेसिटर पैरेलल आ गए। कैसे? ये वाला टर्मिनल कॉमन और ये बाहर वाला शीट वाला टर्मिनल कॉमन। अगर तीनों पैरेलल में आ गए तो ये बन गया CS प्लस 2CC। तो यहां से ना एक इक्वेशन आ गई CS और CC में, यहां से बेटा एक इक्वेशन आ गई CS और CC में। अब ऐसे ही अगले मेथड पे चलते हैं। हमें दो वेरिएबल अगर चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिए ना। अगला होता है ऑल थ्री कोर्स bunched together and capacitance measured between any core and sheath, तीनों को ना साथ में कनेक्ट कर दिया। फिर कैपेसिटेंस बेटा आप निकाल रहे हो किसी भी कोर और शीट के बीच में। तो ध्यान देना यार जरा। इस टाइप से। अब देखो यार, आपने ना ये तीनों कंडक्टर साथ में कनेक्ट कर दिए। अब आप कह रहे हो सर जी ये कैपेसिटेंस बता दो। अब तो बेटा कुछ भी नहीं है, ध्यान से अगर देखो, अंदर वाले तीनों सीसी शॉर्ट हो गए, अंदर वाले तीनों सीसी बर्बाद हो गए, तीनों शॉर्ट हो गए, तीनों शॉर्ट हो गए। अब बेटा कैपेसिटेंस C2 कितना आएगा? 3CS। 3CS, तीनों CS पैरेलल में आ गए तो इट इज 3CS। आप कहोगे सर 3CS कैसे? देखो ये अंदर वाला टर्मिनल कॉमन, ये लाल वाली वायर, और ये बाहर काली वाली वायर कॉमन। अंदर लाल वाली वायर, बाहर काली वाली वायर। जब दो टर्मिनल कॉमन होते हैं किसी भी दो एलिमेंट के तो दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। उन्हें पैरेलल कहा जाता है, ना कि सीरीज। तो बेटा जब तीनों पैरेलल में आ गए तो क्या बन गया? 3CS। अब देखो यहां से CS निकल के आ जाएगा यार, यहां से CS निकल के आ गया C2/3 और C1 था CS प्लस 2CC। तो यहां से CC भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? C1 माइनस CS की जगह ये डाल दो ना C2/3, और 2 की वजह से C2/6 हो गया। C2/6। अब आपके पास CPH भी आ सकता है ना इजीली, CS प्लस 3CC। CS प्लस 3CC। ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगा यार। क्वेश्चन के लिए क्यों डर रहे हो? क्वेश्चन के लिए क्यों डर रहे हो? तो क्वेश्चन भी करेंगे इसके। एक बार इंसुलेटर वाला टॉपिक कवर करूंगा ना तो यूजी केबल और इंसुलेटर के एक साथ कराऊंगा। ठीक है। अब श्वेतांग कह रहे हैं सर 2 घंटे कर दो। बेटा उसके लिए अटेंडेंस 200 के ऊपर ले आओ, एक हफ्ता रेगुलर, मैं 2 घंटे कर दूंगा। लेकिन जब अटेंडेंस ही आपकी 850 से 100 पे आ गई है तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? चलो अब तीसरे मेथड पे आते हैं। एक और मेथड होता है वन कोर कनेक्टेड टू शीथ। ठीक है, तीसरे मेथड पे आ रहे हैं। वन कोर कनेक्टेड टू शीथ एंड कैपेसिटेंस measured between remaining 2 cores। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसका डायग्राम देखो यार। ठीक है मेरे भाई, अब ना मैं ऊपर वाले को कनेक्ट कर देता हूं। कहां कनेक्ट कर देता हूं? शीट से। बार बार नीचे वालों के साथ ही वो हो रहा है ना।
उन्हीं के साथ एक तरीके से पार्शियलिटी की जा रही है। इस बार ऊपर वाले को कनेक्ट कर दो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मुझे ना कैपेसिटेंस इन दोनों के बीच में चाहिए, चंटू बंटू के बीच में C3। अब यार देखो, जैसे ही बेटा ऊपर वाला शीट से कनेक्ट हुआ, जैसे ही ऊपर वाला शीट से कनेक्ट हुआ तो ये वाला कैपेसिटर हो गया शॉर्ट, ये वाला कैपेसिटर हो गया शॉर्ट, ठीक है। अब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो बचे कितने, ये ये CC और बेटा ये 2 CS। अब मैं क्या कहता हूं, अगर ध्यान से देखो मेरे भाई, तो ये CC और CS पैरेलल में है। कैसे सर? देखो एक टर्मिनल तो ये वाला कॉमन, एक ये ऊपर से ऐसे घूम के कॉमन। ध्यान से देखो ना, पर्पल वायर की वजह से ये वाला टर्मिनल ऐसे घूम के कॉमन। तो जब दो टर्मिनल कभी कॉमन हो जाएं तो वो कौन सा कनेक्शन होता है? पैरेलल। अब अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये बन गया CS प्लस CC। फिर यार ये बन गया आपका CC, ये बन गया राइट हैंड साइड का भी ऐसे ही पैरेलल आएगा, CS प्लस CC, ठीक है। ये बाहर शीट है। अब यार ये दोनों जो है ना कैपेसिटर, ये सीरीज में आ गए और CC के साथ पैरेलल में। तो हम कहेंगे C3 क्या होगा? CC प्लस, जब दो इक्वल कैपेसिटर सीरीज में आए तो हाफ हो गया। देखो अब ये जो ऊपर वाली टर्म है ये आप पहचान गए होगे CPH, तो बेटा यहां से ना CPH डायरेक्ट निकल जाता है। ये थर्ड वाला केस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ना आपको स्टेटमेंट लिख के दे देगा कि एक कोर को शीट से जोड़ दिया और कैपेसिटेंस बाकी के दो कोर के बीच में मान लो कह दिया 1 माइक्रोफैरेड मिल रहा है, तो आप कहोगे CPH होगा 2 माइक्रोफैरेड। CPH क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड। अगर उसने C3 दे दिया 1 माइक्रोफैरेड। और यहां से आप लाइन चार्जिंग करंट भी बता सकते हो, ओमेगा CPH और VPH, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर शीथ और आर्मर के बीच भी कैपेसिटेंस होता है क्या? बेटा शीथ और आर्मर के बीच बेडिंग होती है विच इज मेड ऑफ फाइब्रस मटेरियल, नॉट एग्जैक्टली अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। एकदम एक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर नहीं लगाते, बट इंसुलेटर लगाओगे तो वहां भी कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, डेफिनेटली होगा। अब आते हैं यार डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस पे। ये क्या होता है सर? देखो आपने मशीन में हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने मुझसे ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है ना वो ये भी जानते होंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है। फिर भी मैं बताता हूं क्या होता है। एक डाइलेक्ट्रिक उसे कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हो। ये मैंने पावर सिस्टम में भी बताया था, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट, जहां डाइपोल्स हो यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जो कि एक साथ बंधे हों। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बाउंड टू ईच अदर इज कॉल्ड एज अ डाइपोल। अब डाइपोल हमेशा ओरिएंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाई करता है। अगर बेटा आपने ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो आधी साइकिल अगर राइट में है तो बाकी आधी साइकिल लेफ्ट में होगा। अगर एक बार राइट में है तो एक बार लेफ्ट में होगा। अगर इस तरह से हुआ तो हर आधी साइकिल के बाद वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, कभी ऐसे फिर वापस से ऐसे, फिर वापस से ऐसे। अब यार आप एक बार अपनी एक्सिस पे ना ऐसे घूमना शुरू करो, क्या थकान होगी या नहीं होगी थोड़ी देर बाद? बिल्कुल होगी सर। इसका क्या मतलब है कि बेटा आप जो है एनर्जी डिसिपेट किए, आपकी एनर्जी बेटा वेस्ट हुई। अगर एनर्जी वेस्ट हो रही है इस लॉस को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइपोल जो बार बार चक्री घुमाएगा, इस चक्री घूमने में डाइपोल या डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो लॉस आया दैट इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस का ना बेटा एक और कारण होता है। क्या कारण होता है सर? कि डाइलेक्ट्रिक लॉस लीकेज करंट की वजह से भी आता है। मैंने जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस पढ़ाया था तो लीकेज करंट की भी बात की थी कि लीकेज करंट इंसुलेशन से फ्लो करते हुए ग्राउंड में घुस जाता है, उसे हम लीकेज करंट कहते हैं।
तो बेटा लीकेज करंट के कारण भी जो लॉस आता है वो भी डाइलेक्ट्रिक लॉस है, और डाइपोल के घूमने के कारण जो आता है वो भी डाइलेक्ट्रिक लॉस है। बट इसमें डोमिनेट करता है ये घूमने वाला, ये जो बार बार घूमने वाला है ना, ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्लियर है? अब इसको निकालें कैसे? देखो डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए क्या करते हैं, जैसे हिस्टेरेसिस लॉस में ना बेटा आप आर दिखाते थे एक्सएम के पैरेलल, ऐसे डाइलेक्ट्रिक लॉस में आर दिखाते हैं सी के पैरेलल। इट इज सिमिलर टू हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, दिस आर इज नॉट एक्चुअली आर इंसुलेटर, क्योंकि आर इंसुलेटर बस लीकेज करंट की बात करता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक लॉस के दो कारण हैं, लीकेज करंट भी और डाइपोल का रिवर्सल भी। तो ये मत समझना ये आर इंसुलेटर है। आर इंसुलेटर सिर्फ किसकी बात करेगा? लीकेज करंट की। अब यार देखो इसके अंदर क्या होगा, आई, आई आर और आई सी। अब बेटा देखो क्या होता है, ये मान लो वीपीएच है, इसके सेम फेज में आता है मेरे दोस्त आई आर। ठीक है, और इससे 90 डिग्री लीड करता है यार आई सी, और आई सी ना आई आर से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मेन तो ये कैपेसिटर ही है ना, मेनली ये है तो कैपेसिटर, इसके अंदर पैरासिटिक रेजिस्टेंस जरूर आ गया है। ऐसा समझ लो जैसे ट्रांसफॉर्मर में बोला था आई म्यू इज मच ग्रेटर देन आई डब्ल्यू। अब देखो ये हो गया आई, अब V और I के बीच का एंगल फाई, और ये डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। अब मैं कहता हूं पावर लॉस क्या है, VPH स्क्वायर बाय R। ठीक है, या फिर ये कह दो VPH इंटू IR। अब मैं कहता हूं IR कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई? IR इस ट्रायंगल से IC tan डेल्टा होगा। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल से मैं बात कर रहा हूं, तो VPH IC tan डेल्टा। अब यहां पे डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज कॉल्ड एज लॉस एंगल, और बेटा ये tan डेल्टा क्या होता है? लॉस टेंजेंट। ठीक है, लॉस टेंजेंट। अब यहां पावर क्या होगी? ये हो गई। ये आ गया। ठीक है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। अब बेटा ये फॉर्मूला आप यूज करोगे सिंगल कोर केबल में, लेकिन अगर 3 कोर केबल है ना, 3 कंडक्टर हैं उसके अंदर, तो 3 गुना हो जाएगा। ये लगेगा 3 कोर में। तो देख लेना केबल कैसी है, सिंगल कोर है या 3 कोर है। ऐसा मत समझना सर कि सिंगल कोर माने सिंगल फेज और 3 कोर माने 3 फेज, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, जब बहुत हाई वोल्टेज होती है, मानो 220 केवी, 400 केवी, तब आप एक ही केबल में तीनों कोर देने की जगह 3 फेज 3 अलग अलग केबल में डालते हो, तो यानी तब भी तो सिंगल कोर केबल हुई, लेकिन किसमें? 3 फेज में। किसमें यूज हुई? 3 फेज में। तो सिंगल कोर का मतलब सिंगल फेज नहीं होता, इसका मतलब होता है 1 फेज पर केबल। 1 फेज सिस्टम नहीं, 1 फेज पर केबल। तो अगर आपको 3 फेज डालने तो केबल लगेंगी, और ऐसा कब करते हैं? जब वोल्टेज बहुत हाई होती है, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज पे 3 कंडक्टर इतनी पास पास नहीं रख सकते, सेपरेशन बढ़ाना पड़ता है।
तो 3 अलग अलग केबल का यूज होता है, ठीक है। अब अगले लॉस पे आते हैं, शीथ लॉस। अब भैया ये क्या है, देखो जब कंडक्टर करंट कैरी करता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी शीथ से जाके लिंक होती है, बिल्कुल लिंक होती है सर। अब शीथ से जब वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, शीथ में बनता है ईएमएफ और एडी करंट, उसे कहते हैं शीथ लॉस, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, ऐसे तो निकालते हूं मशीन की तरह। अब ये फाई क्या है भैया, ये है लीकेज फ्लक्स। अब यार देखो अगर 3 कोर केबल हुई ना, अगर 3 कोर केबल हुई तो ये जो फाई है ये होगा फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, जो कि हो जाएगा 0। तो इसीलिए शीथ लॉस वुड बी 0, ठीक है। और बेटा अगर सिंगल कोर केबल हुई तो फाई विल बी नॉन जीरो, शीथ लॉस विल बी नॉन जीरो, शीथ लॉस विल बी नॉन जीरो। तो 3 कोर केबल में 0 होता है और सिंगल कोर केबल में 0 नहीं होता है। अच्छा एक और बात यहां पे समझना मेरे भाई, एक और बात कि ये जो शीथ लॉस है ना, ये आर्मरिंग में भी हो सकता है, क्योंकि आर्मरिंग भी तो मेटल से बनी है। तो लीकेज फ्लक्स अगर आर्मरिंग तक पहुंच गया तो आर्मरिंग में भी होगा। इसको शीथ लॉस या आर्मरिंग लॉस दोनों कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। चल अब देखो इफेक्ट ऑन वेरियस लॉसेस। यहां बेटा आपको ना मुझे इंक्रीज डिक्रीज बताना है। क्या बताओगे मुझे? इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मैंने करंट बढ़ा दिया, किसका करंट? कंडक्टर वाला, तो ओमिक लॉस आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा? बिल्कुल सही बात, इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक लॉस, देखो डाइलेक्ट्रिक लॉस में कहीं आई तो आया नहीं, आई तो आया नहीं, तो इट विल बी कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट कह दो। बताते चलना मुझे यार। शीथ लॉस बताओ, शीथ लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा शीथ लॉस पे? ये इंक्रीज होगा बेटा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि लीकेज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आप मशीन में देख चुके हो। लीकेज फ्लक्स बेटा हमेशा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो इट विल इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस बेटा ये इंक्रीज होगा। क्यों? स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ओमिक लॉस भी बढ़ेगा। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक लॉस जल्दी बताओ, डाइलेक्ट्रिक लॉस जल्दी से बता दो यार, काफी लोग सही सही आंसर दे रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। देखो ओमेगा आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। शीथ लॉस इंक्रीज, क्यों भैया? EMF is proportional to frequency. Length increases, length increases तो ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ के साथ। डाइलेक्ट्रिक लॉस इंक्रीज करेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस में कैपेसिटेंस आती है, कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। शीथ लॉस, शीथ लॉस में क्या होगा भाई? इंक्रीज करेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे? यार जितनी लंबी वायर होगी उतने ज्यादा एडी करंट के छल्ले बनेंगे, उतनी ज्यादा एडी करंट की रिंग बनेंगी, उतना ज्यादा लॉस आएगा। HVDC यहां मिनिमम होगा। क्यों भैया? नो स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। डीसी में थोड़ी होता है, एसी में होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस मिनिमम। आप कहोगे सर ये तो 0 हो जाना चाहिए था बेटा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक लॉस तो लीकेज करंट की वजह से भी आता है ना, लीकेज करंट की वजह से भी आता है, सिर्फ डाइपोल रिवर्सल से नहीं ना आता है। तो यहां बस लीकेज करंट वाला रह जाएगा, ठीक है। शीथ लॉस 0, कोई एडी करंट ही नहीं बनेंगे, कोई एडी करंट ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो शीथ लॉस विल बी 0।
इसीलिए HVDC में केबल की हीटिंग कम होती है एज कंपेयर टू AC। HVDC में केबल की हीटिंग कम होती है एज कंपेयर टू AC। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको केबल में पता होने चाहिए। अब अगर आपने आज का लेक्चर सुना है तो टाइम हो गया बेटा क्विज का। नाउ इज द टाइम टू टेक अ क्विज। नाउ अब आपको मुझे ये बताना पड़ेगा यार कि जो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा 30 सेकेंड्स का टाइम देने वाला हूं। विद इन 30 सेकेंड्स आपको करेक्ट आंसर देना है सोच समझ के। और अगर आज का लेक्चर आपने पूरा देखा है तो आप सारे आंसर सही दे सकते हो। 3 क्वेश्चन होते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रू फॉल्स बताना। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इंक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है मेरे भाई तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बढ़ता है। जल्दी से बताएं, अरे भैया जल्दी से बताएं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। अब ये कौन बच्चे हैं जो इंक्रीजेस इंक्रीजेस लिख रहे हैं? टाइम चलता जा रहा है मेरे भाई, सबमिट कर दो जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड द टाइम इज ओवर, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से EMF बढ़ता है, एडी करंट बढ़ते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दोनों ही तो एडी करंट से आते हैं। चलो अगला देखो, कोर टू कोर कैपेसिटेंस इज मोर देन कोर टू शीथ कैपेसिटेंस। कौन सी कैपेसिटेंस बेटा ज्यादा होगी, कोर टू कोर या कोर टू शीथ? विच वन विल बी हायर, विच वन विल बी हायर? जल्दी बताओ कौन सी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी? कोर टू कोर इज हायर। ट्रू फॉल्स बताना है। टाइम निकला जा रहा है भाई। 3, 2, 1 एंड द टाइम इज ओवर, सो दिस इज फॉल्स। देखो अब क्या होता है, ध्यान से समझना। कोर टू कोर वोल्टेज, दो कंडक्टर्स के बीच की वोल्टेज होती है VL। कंडक्टर और शीथ या ग्राउंड के बीच की वोल्टेज होती है VPH। क्या होती है बेटा? VPH। अब ऑब्वियसली दिस वोल्टेज इज √3 टाइम्स VPH। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज ज्यादा है, मोर वोल्टेज। इसके लिए ना बेटा आपको डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, वरना ब्रेकडाउन आ जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कम करनी है तो डिस्टेंस बढ़ाओ। अब कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन A/d। डिस्टेंस ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम, इसीलिए कोर टू कोर कैपेसिटेंस कम होती है। कोर टू कोर कैपेसिटेंस इज लेस एज कंपेयर टू कोर टू शीथ कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो लास्ट वन। द डाइलेक्ट्रिक विद स्मॉलेस्ट परमिटिविटी इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू द कंडक्टर। जल्दी बताओ, ट्रू फॉल्स? डाइलेक्ट्रिक विद स्मॉलेस्ट परमिटिविटी इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू द कंडक्टर। बताओ भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर सबमिट कर रहे हैं, बाकी लोग भी करें भाई। 5, 4, 3, 2, 1 एंड द टाइम इज ओवर। बिल्कुल सही बात है, फॉल्स। जिसकी हाईएस्ट परमिटिविटी होती है वो नियरेस्ट टू कंडक्टर होता है। हाईएस्ट परमिटिविटी इज नियरेस्ट टू कंडक्टर। ठीक है भाई, चलो। तो बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया और आपको मेरी और क्लासेस देखनी है तो इस लिंक पे जाके देख सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सीरीज और बहुत बेहतरीन टॉपिक आपको यहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यार अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ ना शेयर एक बार जरूर कर देना, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हो ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारा मोटिवेशन भी अप होता है। अदरवाइज इतनी मेहनत करके कोई लेक्चर बनाने में मोटिवेशन बहुत चाहिए और वो आप ही लोगों से मिल सकता है। और देखो इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक bit.ly/GateLive, बेटा इस पे आपको इस चैनल के सारे वीडियोस अरेंज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर अलॉन्ग विद देयर PDF आपको मिलने वाले हैं। तो दैट इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट, अब देखो अगर आप अंकित ESE कोड लगा के आप गेट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर का पड़ेगा 27,225,
1.5 year 34,650 एंड 2 year 39,600। अब बेटा इसमें आपको क्या मिलेगा, इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास, उनके डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, डाउट क्लियरिंग। बेटा हर वो चीज जो एक रैंकर को बनाती है। हमेशा ये ध्यान रखना, टॉपर कभी पैदाइशी टॉपर नहीं होता, टॉपर बनाना पड़ता है। और जब आप अनअकैडमी आते हो ना, तो अनअकैडमी में आपके साथ लग के आपको टॉपर बनाने की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो बेटा ऐसा करने के लिए आपको अनअकैडमी आना पड़ेगा और अंकित ESE कोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस कोड से ना सिर्फ आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलता है, बस साथ साथ मेरी गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, अगर आप अंकित ESE कोड लगा के आइकॉनिक लेते हो तो 1 ईयर पड़ेगा 45,225 और 2 ईयर 66,600। इसमें प्लस के सारे बेनिफिट के साथ साथ आपको मिलता है पर्सनल कोच। ठीक है, पर्सनल कोच, और आपको मिलता है पर्सनल टेस्ट एनालिसिस, इंटरव्यू गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, ये सब एक्स्ट्रा मिलता है। अब ये है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके बेटा मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप मुझे फॉलो करोगे तो जब मैं अनअकैडमी पे लाइव आऊंगा, यू विल बी एबल टू वॉच मी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और ये है हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल। और अगर मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आना है तो बेटा वो ये है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, जहां मैं आप लोगों की ना ओपिनियन लेने वाला हूं बहुत जल्द कि अगली सीरीज स्पेशल क्लासेस में क्या स्टार्ट करें। तो वो मुझे अगर बताना चाहते हो तो इस चैनल पे आ जाना। ठीक है, अब ये हमारे अदर चैनल देखो, जैसे मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, देन SSC JEE, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, एंड देन इलेक्ट्रिकल जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल। तो बेटा JEE और AE एग्जाम्स के लिए इस चैनल पे चले जाना, इस चैनल पे चले जाना। और पाठशाला पे मिलेगा बेस्ट एनिमेटेड कंटेंट, जंक्शन पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हिंदी में कवर्ड है शॉर्ट में, और बेटा गेट क्वेश्चन पे PYQ के वीडियो सॉल्यूशन। ये सब आपको मिलेगा एक साथ इन चैनल्स पे। तो अपने रेलिवेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के घंटी बजा देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब जब हम लोग लाइव आते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।